हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने परिवार अमन सर 2.0 में। मैं हूं अमन सर और आप आज पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी। तो बच्चों हम लोग वर्क एंड एनर्जी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्क के बारे में। एक बात तो आप लोग जानते हैं कि वर्क जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो फिजिकल वर्क होता है और दूसरा मेंटल वर्क होता है। मेंटल वर्क का मतलब क्या हुआ कि मेंटल वर्क का मतलब हुआ कि जैसे कि आप बैठे हुए हैं और आप सोच रहे हैं तो आप वर्क कर रहे हैं, बट वो वर्क मेंटल है। ठीक है ना। आप हंस रहे हैं तो आप ये भी एक तरह का वर्क है, बट ये मेंटल वर्क है। जैसे कि आप मान लीजिए ना कि जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप पढ़ रहे हैं तो आप काम तो कर रहे हैं, वर्क तो कर रहे हैं, बट ये जो वर्क है ये प्यारे मेंटल वर्क है। तो जो फिजिक्स है ये मेंटल वर्क को डिस्क्राइब नहीं करता है। फिजिक्स जो है वो फिजिकल वर्क को डिस्क्राइब करता है। तो हमको वर्क एंड एनर्जी में प्यारे, वर्क एंड एनर्जी में मैं आपको फिजिकल वर्क के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक्चुअली जो फिजिक्स है अपना वो फिजिकल वर्क को डिस्क्राइब करता है। फिजिक्स ओनली डिस्क्राइब द फिजिकल वर्क, दे डोंट डिस्क्राइब द मेंटल वर्क। ये हंसना हो गया, गाना हो गया, रोना हो गया, सपने देखना हो गया, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये जो हम पढ़ा रहे हैं, तो इस वर्क को वो डिस्क्राइब नहीं करने वाला है। आप जो पढ़ते हैं 6-6 घंटे पढ़ते हैं तो ये सारे के सारे मेंटल वर्क है, जबकि फिजिक्स में हम केवल फिजिकल वर्क को डिस्क्राइब करते हैं। तो चलते हैं हम अपने फिजिक्स के वर्क की तरफ। ठीक है, तो बच्चों वर्क क्या होता है, जो वर्क क्या होता है जरा समझिए कि मान लीजिए जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम लोग फोर्स लगाएंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा। क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मान लो किसी भी चीज में हम धक्का देंगे, फोर्स लगाएंगे तो उसमें तो मोशन आएगा ना, वो कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि भाई वर्क हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स लगाते हैं और अगर उसमें मोशन आया तो कहा जाएगा कि वर्क हुआ है। ठीक है, जैसे कि इस इमेज को देखिए कि व्हेन एन इंजन अप्लाइज फोर्स ऑन अ ट्रेन, ये जो इंजन है लगा हुआ, ये ट्रेन पे क्या कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है। और ये जो इंजन जब ट्रेन पे फोर्स अप्लाई किया तो ये ट्रेन क्या करने लगा? मूव करना शुरू कर दिया। तो हम कहेंगे कि भाई इंजन ने वर्क किया है। तो वर्क कब होता है? जब डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स लगाए और अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर उसमें मोशन आया, अगर वो मूव किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कहा जाएगा कि मोशन हुआ है। ठीक है, जैसे दूसरे इमेज में क्या है कि व्हेन अ हॉर्स अप्लाइज फोर्स ऑन द कार्ट, जब हॉर्स, ठीक है, कार्ट पे फोर्स अप्लाई करता है तो कार्ट क्या होता है कि मूव करना शुरू कर देता है। कार्ट क्या कर देता है? मूव करना शुरू कर देता है। तो हम लोग बोलते हैं कि भाई हॉर्स के द्वारा वर्क किया गया है। ठीक है, तो वर्क होने के लिए कंडीशन क्या है कि हम लोग फोर्स लगाएं और जब हम लोग फोर्स अप्लाई करें तो उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट में मोशन होना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा वर्क हुआ है। ठीक है, अगर हम एक दूसरा एग्जांपल, ये एग्जांपल समझिए, यहां क्या है कि हम लोग एक दीवार है उसमें हम लोग पूरा फोर्स लगा दे, पूरा जितना ताकत है उतना ताकत लगा दे। ताकत लगा रहे हैं, पूरा फोर्स लगा दिए, लेकिन क्या हुआ? क्या दीवार मूव करेगा? आप बताइए कि क्या हम लोग कितना भी फोर्स लगा दे दीवार मूव करेगा? तो दीवार तो नहीं मूव करेगा ना। इसका मतलब हमारा जो वर्क डन हुआ वो क्या हो गया? जीरो हो गया। हमने कोई वर्क ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि वर्क होने का कंडीशन है कि भाई फोर्स लगा रहे हो और फोर्स के साथ साथ जब उस पर फोर्स लगे तो उस ऑब्जेक्ट में मोशन आना चाहिए, यानी कि उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो फिर कहा जाएगा कि भाई वर्क हुआ है। क्या कह रहा है कि when a force is applied to the wall, जब वॉल पे फोर्स लगाते हैं, मतलब कैसे फोर्स लगाएंगे? पुश करेंगे तो क्या होगा? वॉल डज नॉट मूव, वॉल मूव नहीं करता है। इसका मतलब कि भाई नो वर्क इज डन ऑन द वॉल। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल पे कोई काम नहीं किया गया है। ठीक है, तो आई थिंक कि अब आप वर्क समझ चुके होंगे कि भैया वर्क क्या होता है। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, तो अगर उसमें मोशन आया, अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई वर्क डन हुआ है। तो वही ये कह रहा है कि इट स्टेट्स दैट
when a force act on an object, when a force act on an object, जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, and the object moves, और अगर वह ऑब्जेक्ट मूव करता है, we call it force has done, we call it force has done work on the object। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और अगर वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, अगर वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है, तो हम ये कहते हैं कि भैया ये जो मेरे द्वारा फोर्स लगाया गया है, तो फोर्स लगाया गया है, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि उस ऑब्जेक्ट पे वर्क हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो वर्क होने के लिए क्या कंडीशन आपने सीखा कि भैया वर्क जब होगा तो हम वर्क कब होगा कि मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? फोर्स। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये अपना मान लीजिए कोई एक ब्लॉक है और इस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। और ये ऑब्जेक्ट अब मूव किया, इसमें क्या आया? मूव करके यहां चला आया। ठीक है, इस पोजीशन पे आ गया। तो क्या हुआ कि जैसे ही फोर्स लगाएं तो इसमें क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस ऑब्जेक्ट पे जो हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स है उससे वर्क हुआ है। ठीक है, तो वर्क का मतलब अब आप समझ चुके हैं कि वर्क फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट हो। जैसे ही फोर्स अप्लाई करें तो उस पे डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट पे, तो कहा जाएगा कि भैया वर्क हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि वर्क को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क क्या होता है, तो वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ force and displacement। work is the product of force and displacement। क्यों भैया? क्योंकि आपने अभी सीखा है कि वर्क होने का मतलब है कि फोर्स लगाएं और उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो वर्क, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। तो वर्क इज इक्वल टू, आप ये भी कह सकते हैं कि वर्क द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। वर्क क्या होता है? तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। अब दूसरी बात, अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट कि भैया वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, तो समझिए जरा कि वर्क इज इक्वल टू, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट कर दिए। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर। डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया? मीटर। तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। वर्क का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। और जो ये न्यूटन मीटर होता है इसी को हम लोग जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। ठीक है, जूल बोलते हैं। तो वर्क का एसआई यूनिट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क? देन वी कॉल द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। कैसे आया है? तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन हो गया और डिस्प्लेसमेंट का मीटर हो गया। तो न्यूटन मीटर और न्यूटन मीटर ही क्या कहलाता है? जूल कहलाता है। तो वर्क का एसआई यूनिट क्या हो गया? जूल हो गया। अब एक और चीज समझिए, वही लिखा हुआ है कि द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। ठीक है, लेकिन अगर सीजीएस यूनिट में बात करें, सीजीएस यूनिट का मतलब क्या होता है? सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम। ठीक है, सीजीएस यूनिट में क्या होता है कि जूल का जो एसआई यूनिट होता है ये अर्ग्स होता है। क्या होता है? अर्ग्स होता है। ERGS, आर साइलेंट है, अर्ग्स बोलते हैं इसको। तो जूल और 1 जूल। ठीक है, तो हम लोग ये सीखे कि भैया जो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क है वो क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, अब चलिए कि वर्क कौन सा क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है? ठीक है, तो वर्क जो होता है ना वो स्केलर क्वांटिटी होता है। वर्क कौन सा क्वांटिटी? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? आप जानते होंगे कि जिसमें डायरेक्शन ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट, अच्छा, तो वर्क का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए हम लोग वर्क को क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं प्यारे। तो अच्छा, अब आप बोलेंगे कि सर वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है? तो प्यारे एक्चुअल में ये है कि जो वर्क है ना वो हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, मैथमेटिकल रूल्स को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, मैथमेटिकल रूल्स को फॉलो नहीं करता है। जब आप फर्दर क्लास 11th में जाओगे तो वहां पे वेक्टर अलजेब्रा
वेक्टर अलजेब्रा पढ़ोगे तो आप सीखोगे कि भैया ये जो वर्क है ये वेक्टर अलजेब्रा के रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो अभी बस इतना समझ लो कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों भैया? क्योंकि इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि जिसके डायरेक्शन ना हो उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं प्यारे, इसीलिए वर्क क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब कह रहा है कि डिफाइन 1 जूल वर्क। 1 जूल वर्क किसको बोलेंगे? 1 जूल वर्क किसको बोलेंगे? मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, और इस पे जो फोर्स लगा रहे हैं ना ये 1 न्यूटन है। देखिए ना, जूल इज इक्वल टू क्या होता है? न्यूटन मीटर। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन मीटर, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। 1 जूल इज इक्वल टू क्या हो गया प्यारे? 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। 1 जूल इज इक्वल टू हो गया 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू क्या पढ़े थे हम लोग? एफएस पढ़े थे। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो गया? न्यूटन, और इनटू मीटर, तो न्यूटन इनटू मीटर क्या हो गया? 1 जूल हो गया, ठीक है। न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। अब आपको डिफाइन करना है कि भैया 1 जूल क्या होता है। ये आपका अपन का ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अगर लगे 1 न्यूटन, और ये ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करे, ठीक है, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो इस ऑब्जेक्ट पे जो वर्क कहा जाएगा कि भैया 1 जूल वर्क हुआ है। इस पे कितना वर्क हुआ है? 1 जूल। तो 1 जूल को आप डिफाइन कर सकते हैं कि if 1 Newton of force is applied on an object and the object covers a displacement of 1 meter, ठीक है। If 1 Newton of force is applied on an object and the object covers a displacement of 1 meter, तो जो वर्क डन कहा जाएगा वो 1 जूल कहा जाएगा, ठीक है। तो आप यहां तक समझ चुके हैं। अब वर्क डन इज इक्वल टू आपने फॉर्मूला पढ़ा कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे? एफएस होता है। क्या होता है? एफएस। वर्क डन इज इक्वल टू एफएस होता है, ठीक है। अब देखिए जरा कि भैया अगर हम लोग बात करें, एक दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अपना एक क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन देखिए कि एक इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं ना कि वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और अगर वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो कहा जाएगा कि वर्क हुआ है, यानी कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब एक हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। देखिए फिजिक्स के क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स को बेसिकली, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दैट फिजिकल क्वांटिटी विच इज गिवन। पहले जो दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए। तो कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। तो फोर्स कितना दिया हुआ है? 10 न्यूटन दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, और ये जो डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस वो भी कितना है? डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना है? 1 मीटर। तो कह रहा है कि भैया वर्क डन निकालिए। वर्क डन क्या होगा? क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिस पर जब 10 न्यूटन का फोर्स लगा, कितना न्यूटन का फोर्स लगा? 10 न्यूटन का फोर्स। तो उस ऑब्जेक्ट ने 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो बताइए कि कितना वर्क डन हुआ। तो वर्क डन इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कहीं पे डिस्टेंस रहेगा, कहीं पे डिस्प्लेसमेंट रहेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स कितना है? फोर्स कितना है? 10 न्यूटन इंटू डिस्टेंस कितना हो गया? 1 मीटर। तो 10 न्यूटन इंटू 1 मीटर, तो 10 न्यूटन, 10 1 जा 10, तो कितना हो गया? 10 न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? जूल के। आपने पीछे पढ़ा है। तो कितना वर्क हुआ? 10 जूल वर्क हुआ, ठीक है। तो ये आपका जो पहला कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो इस पे आपने एक क्वेश्चन करा है अभी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा फोर्स के बाद क्या पढ़ना है? अब हम लोग को फोर्स के बाद पढ़ना है कि भैया ये वर्क के बाद पढ़ना है कि जो वर्क होता है ना वो 3 तरह का होता है। कितने तरह के होते हैं वर्क? 3 तरह के। पॉजिटिव वर्क हो सकता है, निगेटिव वर्क हो सकता है, या फिर वर्क जीरो भी हो सकता है, ठीक है। वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क निगेटिव भी हो सकता है, और वर्क जीरो भी हो सकता है। तो अब हमको इस कंडीशन को समझना है कि वर्क पॉजिटिव कब होगा, वर्क निगेटिव कब होगा, और वर्क जीरो कब होगा। देखिए मान लो कि ये अपना, ये मान लीजिए आप कि भैया ये है, ठीक है। इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है,
ठीक है, इस पर एक ब्लॉक रखा रहा है और इस पे हम इधर फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? फोर्स। क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। और इस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और ये इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया। इसी डायरेक्शन में एस से, डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि हम लोग फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। ठीक है, तो जब समझिए पॉजिटिव वर्क क्या होता है कि अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं और उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो जो वर्क डन कहा जाएगा वो पॉजिटिव कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा? पॉजिटिव। क्या बताएं आपको कि पॉजिटिव वर्क डन का मतलब होता है कि अप्लाइड फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया गया और उसी डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है, उसी डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है, उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो वो वर्क डन पॉजिटिव कहलाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क डन का एक पहला कंडीशन आपने क्या सीखा कि भैया फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हैज सेम डायरेक्शन, हैव सेम डायरेक्शन। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हैव सेम डायरेक्शन। पॉजिटिव वर्क का मतलब ये हुआ कि जिधर फोर्स लगाए उधर ही मोशन होना चाहिए, उधर ही डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तो पॉजिटिव वर्क हो गया। दूसरी बात ये समझिए कि देखिए, तो जब भी पॉजिटिव वर्क होगा तो जो एंगल बनेगा फोर्स थीटा, थीटा एक तरह का एंगल है। थीटा मतलब बस एंगल समझो कि जो एंगल बनेगा, मतलब देखिए फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों फोर्स अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इसके बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 0 डिग्री। ठीक है, तो जब भी वर्क डन पॉजिटिव होगा तो जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 0 डिग्री का बनेगा। अब देखिए पॉजिटिव वर्क से इफेक्ट क्या प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क से इफेक्ट क्या प्रोड्यूस होगा कि मान लो कि ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट जो है इस दिशा में मोशन कर रहा है और हम इधर ही फोर्स लगा दिए। इस दिशा में मोशन कर रहा है और हम इसी डायरेक्शन में क्या लगा दिए? फोर्स लगा दिए। तो क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट का स्पीड इंक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो यही क्या होता है कि जब भी पॉजिटिव वर्क होता है तो स्पीड क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। स्पीड इंक्रीज यानी कि कह सकते हैं कि बॉडी एक्सेलरेटेड हो जाता है। बॉडी एक्सेलरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वर्क हो गया। अब हम लोग चर्चा करते हैं निगेटिव वर्क के बारे में। अब देखो मान लो कि ये एक ब्लॉक है। ठीक है, अब ना फोर्स इधर लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इधर हो रहा है। देखिए इधर फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। ठीक है, और इधर क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फोर्स जो है ये इधर लगा रहे हैं, फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है। ठीक है, फोर्स हम लोग इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, यानी कि जो फोर्स और मोशन, ठीक है, जब फोर्स लगाए तो मोशन हुआ, तो फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, मतलब दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। तो जब अप्लाइड फोर्स और कवर्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, का डायरेक्शन अगर एक दूसरे के अपोजिट हो जाए तो वर्क डन निगेटिव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? निगेटिव। वर्क डन क्या कहा जाएगा? निगेटिव। तो व्हाट इज निगेटिव वर्क? तो अप्लाइड फोर्स और जो मोशन हो रहा है, फोर्स लगाने से जो मोशन हो रहा है, अगर उसका डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो जाए तो वर्क डन निगेटिव कहलाएगा। जैसे कि अच्छा ऐसा कब होता है? निगेटिव वर्क कब होता है? मान लीजिए कि कोई आपका छोटा भाई है। ठीक है, मान लो कोई आपका छोटा भाई या छोटी बहन है, वो साइकिल से जा रही है आगे की तरफ साइकिल से जा रही है और आप क्या कर रहे हैं कि उसको पीछे से खींच रहे हैं। पीछे से क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि आप फोर्स इधर लगा रहे हैं और वो डिस्प्लेसमेंट उधर जा रही है, वो उधर जा रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में कवर कर रही है। तो ये जो फोर्स हुआ ना, ये जो वर्क डन हुआ, ये निगेटिव वर्क डन हुआ। क्या हुआ प्यारे? निगेटिव वर्क डन। तो आई थिंक मेरे प्यारे कि आप निगेटिव वर्क भी समझ चुके हैं कि इसमें सबसे पहली बात क्या होती है कि जो फोर्स होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है हैव डिफरेंट डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है, दूसरी बात जरा समझो। दूसरी बात क्या होता है कि जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा? एंगल जरा देखो तो ये कितना डिग्री का एंगल बनेगा?
180 डिग्री का एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। देखिए ना, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, तो एंगल कितना डिग्री का बना, 180 डिग्री का बना। तीसरी बात जरा समझिए, अब निगेटिव वर्क के कारण क्या होगा, स्पीड डिक्रीज करेगा। देखिए ना, वो उधर साइकिल को, मतलब वो उधर जा रही थी, वो मेरा भाई है जो उधर साइकिल से जा रहा था और हम उसको पीछे की तरफ खींच रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि उसका स्पीड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। स्पीड क्या करेगा, डिक्रीज। तो स्पीड क्या हो जाएगा भैया, स्पीड भैया मेरे डिक्रीज करेगा, मेरे प्यारे, स्पीड डिक्रीज करेगा। मतलब डिसलरेटेड नहीं, उसको हम लोग डिसलरेशन बोलेंगे। क्या हो जाएगा, डिसलरेटेड। ए बॉडी इज इन डिसलरेशन, डिसलरेशन, डिसलरेशन हो गया ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो ये समझ गया पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क। अब जीरो वर्क क्या होता है जरा समझिए। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या पढ़ा है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, वर्क डन जीरो कब कब हो सकता है, देखिए पहली कंडीशन ये है कि फोर्स जीरो हो जाए। फोर्स अगर जीरो हो तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जीरो इंटू डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, जीरो, तो भी वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। दो कंडीशन तो ये हो गया कि अगर फोर्स लगाए ही नहीं, फोर्स क्या हो जाए, जीरो, तो जीरो इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन जीरो। और अगर फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जा रहा है, तो भी क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, वर्क डन जीरो हो जाएगा। एक तीसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों जीरो, दोनों का दोनों क्या हो, जीरो, तो इस तीसरे कंडीशन में भी वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो प्यारे तीन कंडीशन तो आप समझ चुके होंगे कि वर्क डन जीरो होने का। एक चौथा कंडीशन भी समझ लो। मान लो कि भैया ये ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक है, ठीक है। नीचे की तरफ क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और इसमें मोशन, ठीक है, और मोशन इधर हो रहा है, मोशन इधर हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो इसके यानी कि ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नहीं, फोर्स जो अप्लाई हो रहा है, फोर्स ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ लगता है, ठीक है, नीचे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो ये जो दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो क्या है, राइट एंगल है। नहीं, कहने का मतलब कि जो उस ऑब्जेक्ट, ये जो फोर्स लग रहा है, इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस स्थिति में भी यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है भैया, 90 डिग्री बन रहा है। तो इस स्थिति में भी क्या होगा कि वर्क डन जीरो हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि अगर अगर जो फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलरली लग रहा है, क्या लग रहा है, परपेंडिकुलरली, तो उस केस में भी वर्क डन क्या हो जाएगा प्यारे, जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देखिए क्या कर रहा है कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ एक्ट ऑन द सैटेलाइट, ठीक है। ये जो अर्थ जो है सैटेलाइट पर जो फोर्स लगा रही है वो तो नीचे की तरफ लगाती है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ एक्ट एज ऑन द सैटेलाइट एट राइट एंगल। देखिए ना, ये जो मोशन हो रहा है सैटेलाइट का, इधर हो रहा है, मोशन इधर हो रहा है, और ये जो फोर्स लग रहा है वो राइट एंगल पे लग रहा है। कितना लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स कितना पे लग रहा है, राइट एंगल पे लग रहा है। सैटेलाइट पे जो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है वो कितना डिग्री पे लग रहा है, राइट एंगल पे लग रहा है। तो मोशन ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है, राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द सैटेलाइट। सो द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज जीरो। वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये आप समझ चुके हैं कि भैया अगर वर्क डन जीरो का एक नया कंडीशन आपने ये सीखा कि अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर ये देखिए ये इधर इसका मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है और फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, यानी कि फोर्स परपेंडिकुलरली लग रहा है, किसके परपेंडिकुलर, टू द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस स्थिति में भी वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो चार कंडीशन प्यारे आप समझ चुके हैं कि वर्क डन जीरो होने का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वर्क में और क्या समझना है आपको। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, एक क्वेश्चन मान लीजिए, इस पे क्वेश्चन रहने दो। अब हम लोग आगे पहले समझिए, क्वेश्चन करवाएंगे, इससे पहले आप आगे समझिए। इससे पहले आप जरा आगे समझो मेरे प्यारे, क्या समझना है कि भैया अब एक चीज समझिए। देखिए ये मान लो, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, h। इतने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, h,
ठीक है। अब हम एक जो केस बता रहे हैं ना, वो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट में जो वर्क होता है वो हम सिखा रहे हैं आपको। देखो मेरे प्यारे, ये एक ब्लॉक है और इसको आप ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हैं, तो इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है। आपको तो मालूम ही है कि अर्थ किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता है, अर्थ क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है प्यारे, तो ये नीचे की तरफ तो mg लगता है। जानते हो ना कि नीचे की तरफ जो अर्थ फोर्स लगाती है वो क्या लगाती है, mg लगाती है। अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर अपनी तरफ खींचती है, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, और जिस फोर्स से खींचती है उस फोर्स का वैल्यू क्या होता है, mg। ठीक है, तो अब देखिए ये फोर्स नीचे लग रहा है और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ हो रहा है। क्या हो रहा है, लिफ्ट ऊपर की तरफ हो रहा है। तो इस स्थिति में वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या पढ़े हो प्यारे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इस केस में जब किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया जाता है, ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया जाता है तो इस केस में फोर्स कितना लगता है, mg, और वो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रहा है, h, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रहा है, h। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया, mgh, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये g का वैल्यू कितना होता है, 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी में आपको सिखा रहा था कि ये एक अपना ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को हम लोग ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। इस ब्लॉक को हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, इस ब्लॉक को हम लोग ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी अपनी तरफ एक फोर्स लगा रही है, वो फोर्स किसके इक्वल हो गया, mg के इक्वल। तो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है mg और ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है h। ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी अब हमको निकालना है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या पढ़े हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़े हो। अब वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इस केस में जब किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया जाता है तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, mg, फोर्स इज इक्वल टू mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, h। तो w इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे, mgh। क्या बोलेंगे प्यारे, mgh बोलेंगे। ठीक है ना। अब देखिए जैसे कि ये एक एग्जांपल समझिए। देखो, इन लिफ्टिंग द बुक फ्रॉम द फ्लोर, जब हम लोग फ्लोर से बुक को उठा रहे हैं, फ्लोर से ये बुक को क्या कर रहा है, उठा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, दिस मैन इज डूइंग द वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी। ये क्या कर रहा है, ये वर्क जो कर रहा है ये अगेंस्ट द ग्रेविटी कर रहा है। तो जब अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करेगा तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgh। क्या हो जाएगा, mgh। इस केस में देखिए, इन लिफ्टिंग द वेट, जब वेट लिफ्टर जो है ये वेट को लिफ्ट कर रहा है तो द वेट लिफ्टर इज डूइंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी। इस केस में भी वो क्या कर रहा है कि ये ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है और ये वर्क ऊपर की तरफ कर रहा है। वो ये ऊपर उठाता है ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हो रहा है, यानी कि ये वर्क क्या कर रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में कर रहा है। तो जब ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क करता है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू mgh, ऐसे निकालेंगे प्यारे। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, अ कार वेइंग 1000 kg। देखो पहले तो हम ये बता दें कि जब भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल आप प्यारे सॉल्व करेंगे तो यू हैव टू राइट व्हाट इज गिवन। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको पहले लिख लेना है। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है कि इससे पहले हम एक और क्वेश्चन आपको देते हैं। ठीक है, इससे पहले हम आपको एक और क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन देते हैं। एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए उसी क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, अपना क्वेश्चन जो वही था उसी पे हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है प्यारे, ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है, यहाँ भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है प्यारे, क्वेश्चन था अभी। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ कार वेइंग 1000 kg and traveling at 30 meter per second stop at a distance of 50 meter decelerating uniformly. What is the force exerted on it by the brake and what is the work done by the brakes? देखिए
एक कार है जिसका मास कितना दिया हुआ है, 1000 kg दिया हुआ है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि एंड ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि u इज इक्वल टू कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड। स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, तो s इज इक्वल टू कितना हो गया, 50 मीटर हो गया, ठीक है। एंड डिसलेट्स यूनिफॉर्मली, और जब डिसलेट करेगा, वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय द ब्रेक्स, तो कह रहा है ना कि फोर्स कितना होगा। पहले तो ये समझिए कि क्या कह रहा था कि एक कार है जिसका वेट है कितना, 1000 kg, ठीक है। और ये कार 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, और ये 30 मीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करता है और धीरे धीरे डिसलरेट हो रहा है। तो कह रहा है कि बताइए कि जो ब्रेक लगाया तो कितना फोर्स लगाया गया ब्रेक के द्वारा, तो समझिए। तो फोर्स निकालना है, तो फोर्स प्यारे कैसे निकालते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप जानते ही हैं कि भैया मास इनटू क्या होता है, एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, तो आपको मालूम है u मालूम है, s मालूम है, v मालूम है। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन में एक फॉर्मूला, एक इक्वेशन पढ़ेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, u स्क्वायर प्लस 2s। तो v कितना है, 0, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर और प्लस 2 i इंटू a, i इंटू s कितना है प्यारे, 50 मीटर, 50 मीटर। तो कितना हो गया, तो 0 इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर 900 और 2 5 जा 100, 2 5 जा 10, तो 100 कितना हो गया, 100a, 100a। तो ये देखिए, तो ये 100a, तो प्लस में 900, तो इधर क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में 900 इज इक्वल टू 100a। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 900 और अपॉन कितना, 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो गया, माइनस 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आ गया, माइनस 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको फोर्स निकालना है, क्या निकालना है प्यारे, फोर्स निकालना है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या पढ़े हो, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इज इक्वल टू 1000 kg और इंटू एक्सेलरेशन कितना हो गया, एक्सेलरेशन अपना हो गया माइनस 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, माइनस 9000 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहां से आ गया, तो ये मास 1000 kg, ठीक है, और ये एक्सेलरेशन कितना, माइनस 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 9000 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपने पढ़ा होगा कि kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं, यानी कि जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, माइनस 9000 न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा है, माइनस 9000 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय द ब्रेक, तो ब्रेक के द्वारा कितना फोर्स लगाया गया, तो माइनस 9000 न्यूटन, ठीक है। अब कह रहा है व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक, ब्रेक के द्वारा वर्क डन कितना हुआ भैया, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या पढ़े हो, F इंटू एस, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस, ठीक है, पढ़े ना। वर्क डन इज इक्वल टू प्यारे क्या होता है, एफ एस होता है। तो एफ का वैल्यू अभी अभी हम लोग कितना निकाले हैं, 9000 न्यूटन, 9000 न्यूटन, ठीक है। और जो अपना डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, डिस्प्लेसमेंट है 50 मीटर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है 50 मीटर। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, F इंटू एस। तो F इज इक्वल टू कितना है, 9000 न्यूटन, 9000 न्यूटन और इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, 50 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 50 मीटर है, ठीक है। तो 9 इंटू 5 45, ठीक है। तो कितना हो गया 45, ठीक है, 1 2 3 4 4 0, ठीक है, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया भैया, और न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो कितना हो जाएगा 45, ठीक है, 45 45 45 40 10 2 3 40 और न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो कितना हो गया 4,50,000 जूल जो है सो अप्लाई किया जा रहा है, मतलब वर्क डन हुआ कितना कि 4,50,000, ठीक है। तो ये अपना ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक आगे हमको क्या पढ़ना है, अब हमको आगे पढ़ना है कि भैया अगर ये तो हम लोग पढ़े हैं वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, और एक और कॉन्सेप्ट है, एक और कॉन्सेप्ट समझिए, एक और कॉन्सेप्ट को समझिए कि भैया अगर वर्क कुछ एंगल पे हो रहा हो, अगर फोर्स कुछ एंगल पे लग रहा हो, फोर्स एट एन एंगल विद द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये क्या है देखिए, जैसे कि मान लो कि ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है
और फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, ये फोर्स हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये फोर्स, ये जो है फोर्स जो है इधर लगा रहे हैं, फोर्स इधर, फोर्स का डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग को अगर वर्क डन निकालना होगा ना तो वी विल नॉट यूज W इज इक्वल टू एफ एस, ठीक है, यहाँ पे हम लोग W इज इक्वल टू एफ एस यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं प्यारे? क्योंकि जो हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं ना, ये फोर्स पूरा का पूरा फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में यूज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। जैसे कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि कोई डॉग मतलब कुत्ते को घुमाने के लिए कोई ले जाता है तो क्या करता है कि भैया वो कुछ एंगल पे खींच रहा होता है रस्सी को, और वो क्या होता है कि वो जो कुत्ता है वो आगे की तरफ जाता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि मान लो ये एक ब्लॉक है, ये डिस्प्लेसमेंट इधर कवर कर रहा है और फोर्स इधर खींच रहा है, कोई खींच रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, ठीक है, ये केस समझिए आप। अब इस समय ना हम लोग W इज इक्वल टू एफ एस यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या यूज करेंगे जरा समझिए। यहाँ पे आप ये देखिए कि इस दोनों के बीच ना कुछ एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। तो एंगल मान लिए थीटा, ये थीटा क्लास 9th के बच्चे नहीं समझते हैं, आपको बस इतना मानना है कि एक तरह का एंगल है, दिस इज अ टाइप ऑफ एंगल ओनली, ठीक है। तो अब प्यारे ये देखिए कि W इज इक्वल टू एफ एस हो गया, ये हम लोग यूज तो करेंगे नहीं, यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। क्या यूज करेंगे? एफ एस कॉस थीटा। ये एफ एस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा देख के आपको घबराना नहीं है, आपको 5-6 वैल्यू याद रखना है। देखिए cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, और cos एक और याद रख लेना, cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। क्या हो गया? -1, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में जो हम लोग पढ़ रहे हैं आपको ये बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि भैया डिस्प्लेसमेंट कुछ एंगल पे हो रहा है, अप्लाइड फोर्स से कुछ एंगल पे हो रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, ठीक है, इधर हो रहा है, तो कुछ एंगल बन रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ एंगल बन रहा है। तो इस स्थिति में जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे वर्क डन के लिए वो यूज करेंगे W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब प्यारे आपको कॉस थीटा देख के घबराना नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि अगर मान लो 1 मिनट के लिए प्यारे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन फोर्स, और ये डिस्टेंस कवर किया कितना? 5 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5 मीटर, ठीक है। और ये थीटा का वैल्यू मतलब कितना डिग्री पे लग रहा है? मान लेते हैं कि 60 डिग्री पे लग रहा है। कितना डिग्री पे लग रहा है? 60 डिग्री पे। देखिए यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है 5 मीटर, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन लग रहा है, और एंगल कितने एंगल पे लग रहा है? 60 डिग्री पे। तो इस कंडीशन में जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। F का वैल्यू कितना है? 10 न्यूटन, F का वैल्यू है 10 न्यूटन, ठीक है, और इनटू ये S कितना भैया? S मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5 मीटर, इनटू कॉस, और थीटा की जगह पे इतना डाल देंगे 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री। और अभी आपने देखा है कि cos 60 डिग्री का वैल्यू आपको क्या बताया है? 1/2। तो इसको यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, 10 न्यूटन इंटू 5 मीटर इंटू 1/2, तो कितना हो गया? 2 5 जा 10, तो कितना हो गया? 2 5 जा 10, तो 5 5 जा 25 न्यूटन मीटर, यानी कि कितना हो गया? 25 जूल। न्यूटन मीटर तो जूल के इक्वल होता है, ठीक है। तो प्यारे ये हो गया कि भैया अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो और उस पे फोर्स जो है ना वो कुछ एंगल से लग रहा हो, ठीक है, पूरा का पूरा फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रहा हो, ठीक है, जिसके कारण मोशन हो रहा हो, तो केवल उस फोर्स का कुछ कंपोनेंट यूज हो रहा हो उसके मोशन में, तो इस कंडीशन में हम लोग, वहां पे आपको थीटा का वैल्यू दिया रहेगा, तो इस कंडीशन में हम लोग यूज करेंगे W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट से ना पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और जो जीरो वर्क है इसको आप जरा एक बार देख लीजिए। क्या है ना बच्चे कि ये जो आप लोग पढ़े हैं, देखिए पॉजिटिव वर्क, ये जो आप लोगों ने पढ़ा कि भैया अगर एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि फोर्स नीचे की तरफ लगेगा mg, यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा? mg लगेगा, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स mg लगेगा क्योंकि अर्थ इसे अपनी तरफ खींच रही है, और इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? इधर हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो थीटा है ये फोर्स अप्लाई हो रहा है नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर,
अब इस कंडीशन में जो दोनों के बीच जो एंगल हो रहा है, एंगल ये दोनों के बीच जो थीटा बन रहा है, ये थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री। ये आपको मैंने बताया कि वर्क डन जीरो का एक चौथा केस बताया था, एक बार आप देख लीजिएगा फिर से क्यों इस केस में वर्क डन जीरो होता है। देखिए ना, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर और फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो दोनों के बीच एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। तो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। एफ एस क्या पढ़े हैं कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा पढ़े हैं, एफ एस हम लोग पढ़े हैं कॉस थीटा, ठीक है। एफ एस कॉस थीटा पढ़े हैं, हाँ। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, तो एफ तो है mg और डिस्प्लेसमेंट भी मान लेते हैं कुछ ना कुछ होगा ही, और कॉस यहाँ पे कितना हो जाएगा थीटा के जगह पे 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। अब देखो ये फोर्स भी लग रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, और cos 90 का वैल्यू कितना आ गया जीरो, तो ये पूरे को क्या कर देगा जीरो। यही कारण है कि वर्क डन जीरो का जो मैंने फोर्थ केस आपको बताया उसमें वर्क डन क्या हो गया था, उसका वैल्यू जीरो आ गया था। तो ये एक मामला हो गया। एक और केस समझ लीजिए कि वर्क डन निगेटिव का मामला समझ लीजिए जरा, वर्क डन निगेटिव का मामला। तो क्या वर्क डन निगेटिव तो बताए हैं ना आपको कि मान लो कि ये एक ब्लॉक है, हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर और फोर्स लग रहा है इधर, ये फोर्स लग रहा है इधर और वर्क और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है, यहाँ पे ये वर्क डन कैसा कहलाता है निगेटिव। अब आपको एग्जांपल बताया ना कि मान लीजिए कि एक छोटा भाई आपका साइकिल से जा रहा है और वो उधर जा रहा है और आप उसको पीछे की तरफ खींच रहे हैं, तो आप फोर्स इधर लगा रहे हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो ये जो वर्क डन हुआ ये निगेटिव हो गया, क्योंकि अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है तो वो पॉजिटिव। अभी क्या हो रहा है कि अप्लाइड फोर्स इधर है और मोशन उधर हो रहा है, तो ये निगेटिव एंगल हो गया। तो वो निगेटिव कैसे होता है, देखिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है 180 डिग्री। अब अभी अभी आप लोग पढ़े हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, क्या पढ़े एफ एस कॉस थीटा। तो एफ कितना हो गया प्यारे, एफ कितना हो गया कुछ भी हो, एफ एस इनटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 180 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा निगेटिव वर्क के केस में 180 डिग्री। देखिए ना निगेटिव वर्क है, एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री, तो एफ इंटू एस और इंटू कॉस 180 डिग्री कितना हो गया -1, तो ये कितना आ गया माइनस एफ एस हो गया, नहीं यानी कि वर्क डन क्या हो गया निगेटिव हो गया। समझ रहे हो ना। तो ये फिजिक्स है प्यारे, इसको बड़े ध्यान से समझना, अदरवाइज ये आपके समझ में नहीं आएगा। एक आध क्वेश्चन लास्ट में हम करवा दे रहे हैं आपको, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन आपको करवा दे रहे हैं, ये क्वेश्चन तो हम करवा चुके हैं, ये भी क्वेश्चन हो गया है प्यारे। तो फिजिक्स का जो वर्क है आपका कंप्लीट हो गया, वर्क आपका कंप्लीट हो चुका है, वर्क में मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब आप वर्क, अच्छा एक ये क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है कि अब बॉयज थ्रो अ रबर बॉल वर्टिकली अपवर्ड। एक बच्चा है, एक लड़का है, वो क्या कर रहा है ना कि एक रबर बॉल को, एक मान लो ये रबर बॉल है, इसको अपवर्ड फेंक रहा है, क्या फेंक रहा है अपवर्ड। व्हाट टाइप ऑफ वर्क पॉजिटिव और निगेटिव बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉय, ठीक है, फोर्स अप्लाइड बाय द बॉय। कह रहा है कि एक लड़का है कि एक बॉल को उछाला है ऊपर की तरफ, तो पूछ रहा है कि वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा उस लड़के के द्वारा, उस लड़के के द्वारा किया गया वर्क डन पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव। तो प्यारे आपको मैंने क्या बताया है कि जिधर फोर्स लगे और अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो यहां क्या रहा है कि लड़का बॉल को ऊपर फेंक रहा है, ऊपर फेंक रहा है, तो वो फोर्स ऊपर की तरफ लगाया और बॉल भी ऊपर की तरफ गया, तो लड़के के द्वारा जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा पॉजिटिव। कैसा होगा पॉजिटिव, क्योंकि लड़के ने कुछ फोर्स से बॉल को ऊपर उछाला है और बॉल ऊपर गया भी, जिधर फोर्स लगाया और उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क डन कैसा हो गया पॉजिटिव। अब कह रहा है कि भैया अब कह रहा है कि बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, कि भाई अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। तो आपको तो मालूम है ना प्यारे, उस बच्चे ने, उस लड़के ने बॉल को ऊपर ही उछाला, यानी कि बॉल का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, ठीक है। लेकिन जो ग्रेविटी होती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वह क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा डाउनवर्ड लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगता है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ लगता है। तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड और इस रबर बॉल के मोशन का डायरेक्शन अपवर्ड, तो यहां पे डायरेक्शन क्या हो गया अप्लाइड फोर्स के अपोजिट हो गया। तो जब डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स के अपोजिट हो जाता है तो वर्क डन क्या कहलाता है नेगेटिव कहलाता है प्यारे, ठीक है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हुआ वो कैसा हो जाएगा प्यारे, नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। एक बार बुक को पढ़ लेना, आपको वर्क पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब आप न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं,
ठीक है ना। तो लगभग लगभग मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया वर्क से रिलेटेड, अब कुछ बचा नहीं है। तो वर्क में हमने क्या क्या पढ़ा कि भैया जो वर्क है अपना, जो अपना वर्क है वो क्या पढ़े थे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं और अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क होगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है मतलब वर्क नहीं हुआ। ठीक है, पहला चीज। कंडीशन फॉर वर्क, वर्क होने के लिए कंडीशन तो अब दो ही हो गए कि भैया फोर्स भी लगे और साथ साथ उसके डिस्प्लेसमेंट भी हो। तो आपसे पूछेगा कि भैया वर्क होने के लिए कंडीशन क्या है, तो अप्लाइड फोर्स, फोर्स अप्लाई हो और कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हो। ठीक है, फिर आपको हम बताएं कि भैया वर्क डन जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्वांटिटी आता है इसमें, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर आपको बताए थे कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, नहीं वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है। वर्क तीन तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। फिर आपको बताएं कि वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी अगर होगा तो उस केस में W इज इक्वल टू क्या लगा लीजिएगा, mgh यूज करिएगा। फिर आपको हम बताएं कि भैया अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन कुछ एंगल पे ऐसा हो रहा है, नहीं कुछ एंगल पे हो रहा है, तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे, W इज इक्वल टू fs cos थीटा यूज करेंगे। तो आपका वर्क कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको एनर्जी बताएंगे और साथ साथ हम पावर के भी कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, और फिर आपका क्लास 9 का वर्क, पावर एंड एनर्जी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मेरा थोड़ा स्पीड ज्यादा है तो आप इसको स्लो करके भी देख सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। तो अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आया हो तो आप हमारे कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे और हम आपके साथ बने रहेंगे। तो फिर तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।